वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो आज का हमारा इमोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है फिज़ियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन इमोशंस। ये आपको पता चल गया है कि व्हाट इज़ इमोशंस। इमोशंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं बाय एक्टिविटीज़, और थ्योरीज़ क्या कहती हैं इमोशंस के बारे में। बेसिकली जो इमोशंस हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस का सबसे नेचुरल और ह्यूमनिस्टिक एक्सप्रेशन है। ये ना सिर्फ हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारे डिसीजंस को, हमारी मेमोरीज़ के लिए भी फाउंडेशन का काम करता है। सोचिए, जब आप किसी अपने बहुत ही पुरानी दोस्त से मिलते हैं, कोई एग्ज़ाम पास करते हैं, या कोई अचानक से बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनते हैं, हर एक पल एक इमोशन को जन्म देता है। इमोशंस आर लाइक कलर्स ऑफ लाइफ, दे मेक आवर एक्सपीरियंसेस रिच, डीप एंड मीनिंगफुल। तो इस सेशन की शुरुआत हम एक छोटी सी सवाल से करते हैं कि आज सुबह आपने सबसे पहले कौन सी इमोशंस को फील किया, और उस इमोशन के साथ आपके अंदर कौन सा फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज हुआ। तो लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस टुगेदर, हॉनेस्टली एंड विथ क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो कौन सा इमोशन आपने फील किया और किस तरह का फिज़ियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको महसूस हुआ। लेक्चर के टाइम पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था और आप लोगों ने बहुत सारे आंसर भी दिए थे, और उस पर से एक बहुत ही कॉमन आंसर था कि ध्यान नहीं दिया। तो पहला है फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस इन इमोशन। किस तरह की फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस को हम फील कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमोशन। जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं तो उनके साथ दो तरह की चेंजेस होते हैं, पहला फिज़ियोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। ये दोनों ही चेंजेस मिलकर यह तय करते हैं कि हम किसी सिचुएशन में कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो हमारा फिज़ियोलॉजिकल चेंज है, ये हमारे शरीर में होने वाले ऑटोमेटिक, ठीक है, जो हमारा ऑटोमेटिक चेंजेस होते हैं उस पर फोकस डालता है। फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हम अपने आप कर नहीं सकते, जैसे कि इसमें बताया गया है कि चेंजेस इन द बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम ड्यूरिंग इमोशनल अराउजल। बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग इमोशनल अराउजल, वो सभी फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस में आएंगे। जैसे कि नर्वस सिस्टम में हमारा किस में एक्टिवेशन हो जा रहा है, एएनएस में, तो क्या वो हम अपने आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते, ऑटोमेटिक है। हार्ट रेट क्या हम अपने आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग इमोशन लाइक फियर, एंगर, एक्साइटमेंट। ऐसे ही रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग बिकम्स रैपिड और सेलो हो जाती है ड्यूरिंग एंजाइटी और पैनिक। ठीक है, तो दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, सांसों का तेज़ हो जाना, हाथों में पसीना आना, स्वेटिंग इन पाम्स, मांसपेशियों का तन जाना, मसल्स टेंशन्स हो जाना, चेहरा लाल या पीला पड़ जाना। ठीक है, ये क्या है, इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अक्सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जब हम भय में होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल के बेस पे चलती हैं। बेसिकली अभी जो मैंने बात की कि नर्वस सिस्टम में एक्टिवेशन होता है, बेसिकली एएनएस में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में कम हो जाएगा, रैपिड हो या सेलो हो जाएगा, मसल्स टेंशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं, रिलीज़ होता है एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल और डोपामाइन, स्वेटिंग बढ़ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, पिपल डायलेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन एक्टिविटी में भी चेंज आता है, एक्टिवेशन हो जाता है एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, एनर्जी लेवल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे ही स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि इंसोम्निया भी हो सकता है, हाइपरसोम्निया भी हो सकता है ड्यूरिंग इंटेंस इमोशन में। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे। वही जब हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो ये चेंजेस हमारी ब्रेन में, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम डरते हैं तो हमारे दिमाग में थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है, हम पॉसिबल डेंजर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और हमारी जो सोच है वो फाइट
मोड में चली जाती है। सिमिलरली हैप्पीनेस का अगर मोमेंट हो तब हमारी जो थिंकिंग है बिकम्स मोर ओपन, क्रिएटिव और सोशली कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं हमारे अंदर। तो एक ही भावना दोनों स्तरों पर प्रभाव डालती है। जैसे गुस्सा होने पर मन में चिढ़ और असंतोष डेवलप हो जाता है, यानी कि साइकोलॉजिकल। वहीं शरीर में एड्रेनालाइन बढ़ जाता है और चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है। तो जब हम डरते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, ये आप समझ गए अगर, तो आप फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस को समझ जाएंगे। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ बताया है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं। रोल ऑफ लिम्बिक सिस्टम, किस तरह का रोल हो सकता है लिम्बिक सिस्टम में। एक बार अगर आप चाहो तो मैं इसको और अच्छे से बता दूं कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस तो हो गए, मतलब कि इमोशंस की एक्सपीरियंस के दौरान हमारे शरीर और मन में दोनों में डेप्थ लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। यह जो चेंजेस हैं हमारी सेफ्टी, हमारे सोशल इंटरेक्शन, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप लोग को समझ में आ गया है कि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर होता है, जैसे कि डर, गुस्सा या एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो, तो शरीर में कई सिस्टम एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। ये चेंजेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हार्ट रेट, जो मैंने आपको बताया, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा फियर या एक्साइटमेंट की स्थिति में, और तेज़ी से धड़कन बढ़ जाएगी और हमारा शरीर अलर्ट हो जाएगा। वैसे ही रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर में अत्यधिक ऑक्सीजन जो होती है उसकी आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे हमें तेज तेज सांस लेने लगते हैं। ठीक है, पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग होने लगना, पसीना आने लगना, स्ट्रेस एंजाइटी में पसीना आना एक सामान्य प्रतिक्रिया है। पिपल डायलेशन यानी कि आँखों की पुतलियों का फैलना, विज़न शार्प हो जाता है, हम खतरे को बेहतर पहचान सकते हैं। ड्राई माउथ हो जाता है, मतलब सेलिवरी जो ग्लैंड्स हैं टेम्पररी शट डाउन हो जाती है, जिससे मुंह सूख जाता है। हार्मोनल सर्ज यानी कि एड्रेनालाइन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ऊर्जा बढ़ाने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर अचानक से किसी डॉग को भौंकते हुए देखता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे वह भागने या बचने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इसके अपोजिट साइड में जो लिखा है, दूसरी साइड में फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं सॉरी, जो हमारे मानसिक परिवर्तन है, उसमें क्या होगा, इमोशन का जो एक्सपीरियंस है केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की थॉट्स, उसके एजम्पशंस, उसकी मेमोरीज और सोचने के तरीक़े पर भी असर डालता है। जैसे कि कॉग्निटिव बायसेस डेवलप हो जाएंगी। डर की स्थिति में व्यक्ति न्यूट्रल चीज़ों को भी थ्रेट के रूप में देख सकता है। आप सोच लीजिए, कभी ऐसा हुआ है। अटेंशन नैरो हो जाता है, मतलब कि व्यक्ति का जो ध्यान है वो पॉसिबल डेंजर या ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा। मूड अल्टरेशन पाया जाएगा, यानी कि खुश व्यक्ति ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, वहीं जो दुखी व्यक्ति है वो ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाएगा। थिंकिंग पैटर्न बदलता है, यानी कि इमोशन रीजनिंग इन्फ्लुएंस करता है। उदासी में डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, जबकि गुस्से में इम्पल्सिव डिसीजन लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एंशियस व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से पहले वर्स्ट केस सिनेरियोज सोचने लगता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ लिम्बिक सिस्टम की। अगर हम बात करें कि रोल लिम्बिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है इमोशन में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इमोशन में इसका। इमोशन एक इंटीग्रेटिव प्रोसेस है जिसमें ब्रेन, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बेसिकली हमारा जो मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र है, या हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है यानी कि लिम्बिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एक साथ काम करते हैं तीनों ही सिस्टम्स। ये मैंने स्लाइड मोड में चलाया तो थोड़ा सा पीपीटी का जो फॉन्ट है वो चेंज हो रहा है। लिम्बिक सिस्टम जो है हमारा, यानी कि लिम्बिक प्रणाली जो है, लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, और इसके कई सारे भाग हैं, आपको तो पता ही है। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस की बेसिकली बात करूँगी क्योंकि डिटेल में लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने। एमिगडाला क्या है, सबसे सेंट्रल हिस्सा है जो थ्रेट डिटेक्शन
और फियर रिस्पॉन्सेस के लिए जिम्मेदार होता है, और ये डिसाइड करता है कि कोई चीज़ खतरा है या नहीं है। वहीं पे अगर हिप्पोकैम्पस है, यह इमोशनल मेमोरीज़ को स्टोर करता है। किसी ट्रॉमा से जुड़ी मेमोरीज यहीं पर इनकोड हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। हाइपोथैलेमस क्या है? यह वह फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस रेगुलेट करता है जिससे कि हार्ट रेट, हंगर और हार्मोन सिक्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल एमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में देखी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही सबके बाकियों के भी पार्ट लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये एमिगडाला है हमारा, जहाँ पे ब्रेन में यहाँ पे होता है। अब देखिएगा इसकी पोजीशन कैसे कैसे चेंज होगी। ये पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इमोशन में। नेक्स्ट लेटरल न्यूक्लियस में गया, फिर बेसल न्यूक्लियस में आया, सेंट्रल न्यूक्लियस में गया। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। ANS बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, विशेषकर इमोशनल अराउजल के दौरान। इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि फाइट एंड फाइट रिएक्शन ट्रिगर करता है, ये बॉडी को डेंजर के लिए तैयार करता है। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है यानी कि PNS जो है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, जो कि काम और रिकवरी प्रमोट करता है आराम की स्थिति में। SNS की एक्टिवेट होने पर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। वहीं पे PNS यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेट होने से रिलैक्सेशन हो जाता है। वही चीज़ें यहाँ फॉर एग्जांपल दे रखी हैं मैंने। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र में क्या होता है। यह सिस्टम ग्लैंड्स के माध्यम से हार्मोन रिलीज करता है जो कि इमोशन को प्रभावित करते हैं। अब इसमें कई सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो मैं कुछ की बात करूँगी। एड्रिनल ग्लैंड से जो है एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। यह स्ट्रेस हार्मोन है जो कि एनर्जी और अलर्टनेस बढ़ाता है। वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस से सिग्नल लेकर बाकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स मूड और इमोशनल बॉन्डिंग में सहायता करते हैं। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल की अधिकता डिप्रेशन, एंजाइटी और मेमोरी प्रॉब्लम से भी जुड़ी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चल रही हैं, इनके रोल से, कि किस तरह के रोल्स प्ले कर रहा है। हाई कॉर्टिसोल में क्या होगा, हाई कॉर्टिसोल कम होगा जब एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और इंसोम्निया इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो इसके रिलेशनशिप्स हैं कहीं ना कहीं। वहीं दूसरी ओर है, अब इमोशनल रेगुलेशन और कोपिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इमोशन को समझना और रेगुलेट करना मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन क्या है, भावनात्मक नियंत्रण, अपनी भावनाओं को हम नियंत्रित करें। इमोशन को सप्रेस करने की बजाय समझदारी से मैनेज करना सीखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमने अपने इमोशंस को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, नहीं, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप अगर अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं तो ये क्या है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। इफ़ेक्टिव इमोशनल रेगुलेशन से व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को समझ पाता है, यानी कि सेल्फ अवेयर हो पाता है। इम्पल्सिव रिएक्शंस देने की बजाय सोचा समझा रिस्पॉन्स देता है। दूसरों की इमोशंस को समझकर बेटर रिलेशनशिप बना सकता है। तो अब इसकी टेक्निक्स बहुत सारी मैंने आपको क्लास में डिस्कस की थी, बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, यानी कि कॉग्निटिव रीअप्राइजल करें, हम परिस्थिति को एक नए नज़रिए से देखें, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बात करें, वर्तमान में रह के इमोशन को ऑब्जर्वर की तरह देखें, डीप ब्रीदिंग करें, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करें, एक्सप्रेसिव राइटिंग यानी कि जर्नलाइजिंग करें, क्रिएटिव आर्ट्स, म्यूज़िक और पेंटिंग अपनाएं सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करेंगी। यहाँ पे मैंने दे भी रखी हैं। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट तो भाई इमोशनल रेगुलेशन का है, अगर आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, सोशल फंक्शनिंग बेहतर होगी और वर्क प्लेस परफॉर्मेंस तो नो डाउट एक्सीलेंट होगी। यहीं पे हम बात कर लेते हैं कोपिंग का भी, कि कोपिंग मैकेनिज्म कहाँ पे किस तरह का रोल प्ले करता है। कोपिंग स्ट्रैटेजीज हेल्प करती हैं इंडिविजुअल को हैंडल करने के लिए कि वो कैसे स्ट्रेस को, इमोशन डिस्टर्बेंस को हैंडल करें।
ठीक है। तो ये हेल्दी और अनहेल्दी दोनों तरह की हो सकती हैं जो कोपिंग होती हैं। हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं हमारी, वो बेसिकली क्या होंगी, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, यानी कि समस्या को हल करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, हम प्रॉब्लम पे फोकस होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पे ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग। इमोशन फोकस में क्या करते हैं, हम भावनाओं को सूद करने पे, मतलब किसी से बातचीत, शेयरिंग, ठीक है, रिलैक्सेशन देना, इस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। वहीं पर सोशल सपोर्ट, मतलब कि दोस्तों, परिवार या थेरेपिस्ट से हम मदद लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, योग पे, प्राणायाम पे, फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो ये हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं। वहीं पे अगर हम अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को अपनाएंगे तो अवॉइडेंस, जैसे तो समस्या से भागना, अनदेखा करना, बात ना करना किसी चीज़ पे। सब्सटेंस यूज़, अल्कोहल लेने लगे तो हम चीज़ को भूल ही गए क्योंकि हमने ड्रग ले रखा है। अग्रेशन और विड्रॉवल, क्रोध में प्रतिक्रिया देना या सुखद खुद को आइसोलेट कर लेना सिचुएशन से, तो भाई ये भी इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज में आता है, पर ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज व्यक्ति को इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करने में, यानी कि बाउंस बैक करने में हेल्प करती हैं। तो आपको इस तरीके से ही ये कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनानी है हेल्दी तरीके से, तभी आप बेहतर तरीके से इमोशन को रेगुलेट कर पाओगे। तो ये आपका पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।